गारंटी दे रहा हूं 1995 से लेकर इस साल तक एक सिंगल क्वेश्चन जो भी मैं पढ़ाऊंगा, अब एक सिंगल क्वेश्चन अगर रह जाए तो बता देना। सिंगल क्वेश्चन कोई भी अगर रह जाए तो, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, और वो जो नोट्स मैं दे रहा हूं इसके बाहर यूपीएससी प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन भाग नहीं सकता। चाहे तुम आगे देखना भी, जब 8-10 दिन ये नोट्स आगे बढ़ जाएगा तब देखना कि ये हो क्या रहा है। मतलब ऐसा लगेगा यूपीएससी का क्वेश्चन ही सबसे आसान क्वेश्चन है। इस व्यक्ति ने सारी चीजों को एक जगह डाल दिया। इससे बड़ा कोई इनोवेशन नहीं हो सकता। अगर केवल एक इसी इनोवेशन के साथ भी तुम लोग चलते रहे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन मैं तुम लोगों का समझ ही नहीं पाता हूं कम्युनिकेशन क्या है। और सारे क्वेश्चन यूपीएससी के थे, कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं था। 95, 96, 97 और वो खटाखट होते चले जा रहे। तो क्यों भाई, इस पर तुम लोगों का क्यों फीडबैक नहीं आता है? मैंने कहा था अगर क्रिटिसिज्म करना है तो क्रिटिसिज्म करो खुलकर, कोई पहली बार ऐसा कह रहा है। और गुरुकुल के स्टूडेंट के लिए भी है, कल से मैं लबासना लैब शुरू कर रहा हूं ऑनलाइन शाम को। ये लीडरशिप कोर्स है जो लबासना में पढ़ाया जाता है। जब आप वहां सेलेक्ट होकर जाते हो तो एक आईएएस ऑफिसर की किताब है जहां पर लीडरशिप लेसन्स होते हैं। तो ये सभी के लिए ओपन है, ध्यान रखना, ये सभी के लिए ओपन है। सभी लोग, आप कहते हैं ना कि सर गुरुकुल के बच्चे ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं, वैसा चाहते हैं। कल कितनी मेहनत की थी, एक फीडबैक नहीं दिया गया। कैसे भेजा? अब आप बात कर लो, बहुत बातें मुझे बताते हो ना। मैं तो सभी के लिए एक समान मेहनत करता हूं ना, मेरे लिए कोई इधर और उधर का बच्चा नहीं। मैं तो बस ये चाहता हूं कि मेरे लिए सारे बच्चे पढ़े, मेहनत करें। इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं। अगर एक सिंगल क्वेश्चन, यूपीएससी बात इधर उधर की नहीं है, एक सिंगल क्वेश्चन इतना बड़ा इनोवेशन है। मैं कह रहा हूं 8 महीने से मैं इसी प्रोजेक्ट पे काम, मेरे से पूछो कितनी रातें मैं जग जग के इसके अपने नोट्स को करेक्ट किया है। कि आंसर राइटिंग करोगे प्रीलिम्स का क्वेश्चन, पहली बार ऐसा हुआ कि मैं आंसर राइटिंग भी कर, 1 ही घंटा। हर बच्चा से पिछले 3 महीने से मेंटरशिप का स्टूडेंट, जब मैं पर्सनली बात कर रहा हूं, सर रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, सर आंसर राइटिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, सर ऑब्जेक्टिव कब करें, सब ये कब पढ़ें। 4 घंटे का काम एक जगह लाके डाल दिया। ये लोग सुबह क्वेश्चन करो, लिखो, शाम को मैं उसका आंसर बता रहा हूं, पढ़ो और वहीं वहीं ऑब्जेक्टिव खत्म करो। और एक सिंगल क्वेश्चन बाहर चला जाए तो बताना, एक सिंगल क्वेश्चन। आज इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, एक सिंगल क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए तो मुझे बताना। वो कौन सी वो बच्ची थी चश्मा लगाई कि सर वो लबासना लीडरशिप का कोर्स कंटिन्यू करिए, कहां आ रही है क्लास में? और वो लड़का कहां है जो आकाश करके, वो कौन सा जिसकी मदर ने कहा था कि फोन करो उसको, बोले उजांग सर रोज आके क्लास में खड़े हो रहे हैं, वो है कहां? वो इनकी छुट्टियां हैं, मुझे इन्फॉर्म किया। वो बच्ची कहां गई जो ये लोग क्लास में खड़े होंगे बातें करते हैं। जब कोई आदमी ईमानदारी से मेहनत करता है तो उसको गुस्सा आती है। तुम लोगों से इतना भी नहीं हुआ कि एक मैसेज करते हैं, हाँ सर बहुत अच्छा लगा, ये इनोवेशन अच्छा था, कि सर मजा आ गया, मैंने आज 8 क्वेश्चन किए, किसी ने लिखा कल 6 क्वेश्चन हो गए सर मेरे, 7 क्वेश्चन हो गए मेरे, जिनका 10 आउट ऑफ 10 मेरे सारे के सही हैं। 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चल रहा हूं। इस नोट्स को मैंने यही बार बार बोला कि पानी के साथ इस नोट्स को खा जाना, बस सुबह दोपहर शाम गोली की तरह। जहां कहोगे वहां साइन करने को तैयार हूं। अगर तुम्हें वर्ड बाय वर्ड उसका याद है, तुम अगर बता दो कि प्रेम तुम्हारा रुक जाए, कोई माइकल लाल रोक के दिखा दे। 60% मेंस इसी नोट्स के अंदर से तुम्हारा आएगा, 60% कह रहा हूं। बाकी सिलेक्शन वाली क्लास उसको खत्म करा देगी। इसके बावजूद भी नहीं होगा सिलेक्शन, इसके बाद तो मैं ही यूपीएससी पढ़ाना छोड़ूं, इसके बाद और कुछ नहीं बचा है और उसी रास्ते पे हूं। लेकिन जब आप एक्टिव नहीं रहोगे, जब आप मेहनत नहीं करोगे, तो फिर मैं क्या उसमें कर पाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कल शाम से सभी के लिए ओपन है भाई, इन लोगों को लिंक दे देना, इनकी आंखों में डाल देना। तुम वहीं रहती हो ना, सुरमा बना के आंख में डाल देना, फिर कहेंगे कब हो रहा है ये लीडरशिप कोर्स है जो लबासना में सिखाया जाता है। आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन जो कोचिंग इंडस्ट्री में इस तरह से पढ़ाने जा रहा है। जो भी बिगिनर है, हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, एथिक्स और इंटरव्यू के लिए रामबाण है ये। क्यों? क्योंकि ये कोर्स लबासना में ही रिकमेंड होती है। ये बुक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, मैं उन्हीं की बुक को आर्ट इन द गवर्नेंस, लीडरशिप इन गवर्नमेंट, एक उनके नाम से आता है, ब्यूरोक्रेसी को तैयार करने के लिए, यंग ब्यूरोक्रेट उनकी किताब है। उसकी किताब में लीडरशिप के लेसन है कि क्या लीडरशिप है, क्या लबासना को चाहिए, यूपीएससी को क्या चाहिए। अगर इस कोर्स को आप ढंग से कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका इंटरव्यू में आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप उसी थीम पर आ जाओगे, जिस थीम पर जो आईएएस बनने के बाद, सेलेक्ट होने के बाद आपको सिखाया जाता है। और एथिक्स की बहुत सी केस स्टडी आप बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। ये दोनों चीजों 275 नंबर इंटरव्यू के लिए है।
शाम को रहेगी 7-8 बजे के आसपास, या जो है 7:30 बजे के आसपास रहेगी ये क्लास, ताकि सब लोग देख लें, कोई ये ना कहे मेरी क्लास थी, मेरा वो था। और ये फ्री है सभी के लिए। ये पूरा इंटरव्यू पूरा कवर कर देगा, ये पूरी लाइफ को कवर कर देगा। मतलब लाइफ में आप जहां भी रहोगे, चाहे आप क्लासेस में हो, जॉब में हो, कॉलेज में हो, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ ये होता है एक लीडरशिप कोर्स। ये पूरी तरह से लीडरशिप कोर्स है। तो बी द पार्ट ऑफ दिस लीडरशिप कोर्स। और आईएएस ऑफिसर का एक्चुअली तुम्हें मतलब समझ में आएगा कि ऑफिसर्स एक्चुअली में इन्हीं सब्जेक्ट के साथ क्या नया डील करते हैं। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? मैं हमेशा कहता हूं यूपीएससी का एग्जाम अगर वाकई में ये टैलेंट का एग्जाम होता, इंटेलेक्चुअल का एग्जाम होता, तो तुम्हें एग्जाम देने का मौका ही नहीं मिलता। आईआईटी आईआईएम में बहुत से टॉपर्स हैं जिनको आराम से 800-900 सीट मिल जाती है, डीयू के बहुत से टॉपर हैं। तो फिर ये दूर दराज के बच्चे, गांव देहात के बच्चे नहीं एग्जाम दे सकते थे। तुम्हें ये समझ में आना चाहिए यूपीएससी 3 ही चीज खोजता है, और उसमें सबसे बड़ी चीज होती है लीडरशिप क्वालिटी। क्योंकि अगर ये नहीं है, जो तुम्हारा सब तामझाम, मेरे पास कितने बच्चे आईआईटी से आते हैं इंटरव्यू की तैयारी कर, नहीं होता उनका यार। तो तुम आईआईटीएन से ऊपर नहीं हो भाई। वो भी कई गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, कई विद ऑनर्स होते हैं, और 3-3, 4-4 साल से नहीं हो रहा। कारण क्या है? वो एक मुद्दा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लीडरशिप कोर्स है। यूपीएससी वो चीज देखता है। तो लीडरशिप में क्या क्या चीजें होती, लीडरशिप में एक तथ्य होता है बहुत शांत रहना भी। ये सारी चीजें मैं सोच रहा हूं कि कोई भी अब इंटरव्यू की तैयारी में क्यों कर रहा हूं, सोच के तुम देखो कभी मेरे स्टेप्स क्यों, ऐसा नहीं रैंडमली। मैंने इसको 1.5 महीने पहले कहा था, 1.5 महीने पहले मैंने कहा था। क्यों अभी लेकर आ रहा हूं? क्योंकि अब मैं डैम श्योर हूं ये जो नोट्स कल से मैंने पढ़ाने शुरू किए हैं, जो मैं इनोवेशन कर रहा हूं, आप सिंगल डे, आज इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, आज सिंगल डे अगर तुम्हारा एक भी क्वेश्चन, आप पीवाईक्यू लेके बैठना, कभी भी नहीं खोला, तुम फर्स्ट डे आए हो, यूपीएससी का क्वेश्चन बहुत टफ होता है ना, आज उसको लेके बैठना जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद। और एक तरफ मेंस की इकोनॉमिक्स लेके बैठना, दोनों, और 1 घंटे के अंदर दोनों का दोनों एक साथ सॉल्व करा दूंगा। मैं हर दिन तुम्हारे 3 घंटे बचा रहा हूं। तो अब जो बच्चे हैं साथ में लगे पड़े हैं, 12 घंटे का चैलेंज शुरू कर दिया पढ़ाई का, रोज शाम को मेडिटेशन सिखा रहा हूं, कुछ भी बातें कर रहा हूं, आप लोग कनेक्ट ही नहीं होना चाहते मेरे से। आपकी बड़ी दिक्कत है। जो पर्सनल वेंडेटा है, जो मन में बैठा हुआ है, वो उसका कुछ नहीं हो सकता है। इतनी मेहनत कोई नहीं करता है। आप लोगों को मेहनत की कदर नहीं, आप लोगों को फैंसी चीजें चाहिए, बस किसी तरह से पीडीएफ दे दो, फैंसी नोट दे दो, तो फिर ये मैं बता दूं, कल मैंने ग्रुप में डाल भी दिया था, सुपर बुक मेरी जो है वो आज से प्रिंट में चली जाएगी, फोटो भेज दे रहा हूं। इतनी मोटी सी किताब है, ले जाओ अपने घर जाके पढ़ो। यही अगर तुम्हें चाहिए पीडीएफ तो कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन वाली क्लास का पर डे मैगजीन मिल रही है, मिल रही है। वो एक इश्यू अगर एक दिन में तुमने कवर कर लिया, दैट्स मोर देन इनफ, दैट्स मोर देन इनफ। फिर हर वीकेंड पे उसी से ही टेस्ट होगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना। वो एक एक इशू मेरा सेलेक्ट किया हुआ और उसमें से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, यह ध्यान रखना। मैं वही इश्यूज उठा रहा हूं जहां से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना बनी हुई है। और आपने देखा, अगर उसमें देखा होगा तो हर टॉपिक के डिफरेंट सॉल्ट पाई मेथड में मैंने क्वेश्चन बना दिए हैं। इतने क्वेश्चन तुम्हें दे दूंगा कि जब एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें लगेगा फैमिली क्लास में पढ़ा हुआ मेरा क्वेश्चन था। अब नहीं लिख पा रहे तो फिर वो तुम्हारी अपनी जो है वो कुछ पर्सनल होगा, उसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। जितना मैं मेहनत कर सकता हूं उतना मैं मेहनत कर रहा हूं। इसके बावजूद भी अगर तुम लोग कर रहे हो तो फिर तुम लोगों का अपना एक कुछ इंटेंशन ही अलग है। मैं वो इंटेंशन का मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो, तो हम लोग ज्योग्राफी ट्रेनिंग में आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था चेंज किसे कहते हैं, और ज्योग्राफी के बेसिक फंडामेंटल को सिखाते हुए ये हमारा आज इंट्रोडक्शन की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम कल से शुरू करेंगे गजोधर की स्टोरीज, ठीक है। तो सारी आपको नोट्स अलग, क्लास के नोट्स आपके अलग होंगे, मेरे पढ़ाने का जो तरीका होगा वो वेब सीरीज फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो मेरी कल से 3 क्लासेस रहेंगी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और ईडब्ल्यूएस सिलेक्शन वाली क्लास, ठीक है। यहां पे हम एसडब्ल्यूएससी के साथ हम चलेंगे। तो बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये जैसे करेंगे शाम को इसका टेस्ट अपलोड हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और मेंस चूंकि अब मैं इसी के साथ दे रहा हूं, कल मैंने 50 क्वेश्चन मेंस के लिखे, बुकलेट पूरी दे दी थी, आपको आंसर राइटिंग करनी थी। आज 10 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स के मिलेंगे, उसका भी टेस्ट कर लीजिए। इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन आज पहले दिन ही आपसे मैं यूपीएससी का क्वेश्चन लगा दूंगा,
ठीक है, बस क्लास छोड़नी नहीं किसी भी हालत में, चाहे मैं कहीं भी रहूं। तो स्कोप ऑफ ज्योग्राफी लिखो। अब स्कोप क्या है ज्योग्राफी का? इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक स्टूडेंट था तो उससे पूछा गया कि भाई जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो इसको आप कहां यूज करेंगे इस नॉलेज को? चलो लिखो स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी लिखो, ज्योग्राफी का स्कोप, प्रभाव क्षेत्र, भूगोल का प्रभाव क्षेत्र। पहला, ज्योग्राफी इज अ हॉलिस्टिक एंड इंट, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड आ रहा है, हॉलिस्टिक एंड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी। चलो, तो जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी इज अ हॉलिस्टिक, लिखो ज्योग्राफी, भूगोल एक संपूर्ण और अंतर विषयक, इस लाइन को ज्यादातर स्टूडेंट कभी नहीं याद रखते और यहीं पे कारण है कि वो ज्योग्राफी में मर जाते हैं। अंतर विषयक अध्ययन का विषय क्षेत्र है, अध्ययन का विषय क्षेत्र है। कैन यू डिफाइन मी इंटरडिसिप्लिनरी? उस दिन देखो एक छोटे से वर्ड पे चेंज के ऊपर पूरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आ गया लास्ट क्लास में हमारे। इसको बोलते हैं HWC। तो मेरी क्लास HWC पे ही चलेगी। आप लर्निंग फेज में हो, बिल्कुल दिल लगा के चीजों को सीखो। इंटरडिसिप्लिनरी किसे कहते हैं? डिफाइन इंटरडिसिप्लिनरी, अंतर विषय किसे कहते हैं? बताओ निशा, अंतर विषय किसे कहते हैं? मैडम डिफाइन करो। अलग अलग विषय को डिफरेंट सब्जेक्ट्स कहते हैं, ध्यान से। HWC में हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो या किसी और लगुआ भगुआ की, तो इस तरह इंटरव्यू बोर्ड में इस तरह से बात नहीं की जाती है। अंतर शब्द का मतलब होता है किसी के अंदर। आपने कहा अलग अलग विषय, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएट, यानी अलग अलग, पृथक। आप दो अलग अलग चीजों की बात करें, मैं कह रहा हूं एक के अंदर दूसरा घुसा हुआ, आप कह रहे हैं दोनों अलग अलग। मैं आपसे पूछ रहा हूं सफेद, आप बता रही काला, तो आपका जो पहला जो 5 मिनट होगा इंटरव्यू बोर्ड में अगर आप पहुंची तो उसी समय आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, पहले बात ध्यान को सुनिए। इंटर वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता है? देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्ड, इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए। देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्ड, इंटर एंड इंट्रा। ठीक है, इंटर एंड इंट्रा 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लैटिन रूट के वर्ड है, अंग्रेजी में जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम लोग 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं, इंटर एंड इंट्रा। एक होता है इंट्रा डिसिप्लिनरी, एक होता है इंटरडिसिप्लिनरी। तो इंटर का मतलब होता है उसके अंदर जो अवस्थित है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अपने जीवन का 1 साल जहां भी पढ़िए, पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगाइए। HWC बोलते हैं इसे, हैंडल विद केयर, बार बार सिखा रहा हूं। तो जब हम यहां पर इंटरडिसिप्लिनरी की बात करेंगे, कहता है कि इस भूगोल की जो खास बात है, अब समझते जाइए, यहीं से ज्योग्राफी बताता है। मैंने पहले भी कहा ज्योग्राफी इज नॉट अ सब्जेक्ट, इसीलिए जो स्टूडेंट ज्योग्राफी को एज अ सब्जेक्ट डील करते हैं मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे तुम देखोगे कि कन्वेंशनल ज्योग्राफी के इस बार क्वेश्चन केवल 7 थे, मैप के क्वेश्चन 9 थे, एनवायरमेंट के 19 थे। तो कई लोगों ने चालाकी से एनवायरमेंट इकोलॉजी को अलग सब्जेक्ट बना दिया, बिल्कुल गलत है। आप जरा ध्यान से देखिए, ज्योग्राफी में सब कुछ छुपा हुआ है। ज्योग्राफी, कल्चर, सोसाइटी। तुमने क्यों इस तरह से अपने कपड़े पहन रखे हैं? उसने नहीं पहन रखे हैं। मैं बात नहीं कर रहा हूं, तुमने हिजाब पहन रखा है, बुर्का पहन, उसने नहीं पहना हुआ है। क्यों? क्योंकि समाज और संस्कृति जहां से आप आ रहे हैं आपको यह शिक्षा दी गई है। कहीं वेस्ट में होगे तो उनका पहनावा अलग होगा, राजस्थानी व्यक्ति होगा उसका पहनावा अलग होगा। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सोसाइटी। ये कौन डील कर रहा है? वाई। ये डील कौन कर रहा है? ज्योग्राफी। हमारा एनवायरमेंट कौन डील कर रहा है? ज्योग्राफी। हमारी हिस्ट्री को भी, हमारा जो इंडस्ट्री है, इकोनॉमी, कौन डील कर रहा है? ज्योग्राफी। कहां पर कृषक समाज है, कहां पर वैज्ञानिक समाज है, कहां पर तुम्हारा जो है औद्योगिक समाज है, सब कौन डिफाइन कर रहा है? ज्योग्राफी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे डिफेंस सिस्टम, जैसे भारत 7 देशों से घिरा हुआ है, तो भारत को आज अपना डिफेंस प्रोक्योरमेंट करना पड़ रहा है ना, तो भारत का जो डिफेंस है वो भी कौन कर रहा है? कंट्री का। आज रशिया यूक्रेन के बीच में आपको समझाया था, रशिया यूक्रेन के बीच में एक लैंड ही तो है। रशिया कह रहा है कि मुझे भूमध्य सागर में पहुंचना है। यूक्रेन और नाटो, यूरोपियन कंट्री उसी सागर को क्या कर रहे हैं? ब्लैक सी को कवर करना चाह रहे हैं कि बस ये रोक लें, रशिया इसके बाहर, लैंड से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो सारी लड़ाई है किस बात की? ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी ही तुम्हारे भौतिक यानी फिजिकल फैक्टर को बताता है। फिजिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? फिजिकल फैक्टर में तुम्हारा आ गया सॉइल। कौन डिफाइन करता है सॉइल? मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी है, लैटराइट मिट्टी है, यहां पर कपास। मेरा मन कर रहा है यहां पर सेब बो दूं, मैं कहा भैया कितना बढ़िया रहेगा, सेब कितना महंगा हो रखा है, बाहर लगा दूं, लगेगा? अरे स्ट्रॉबेरी लगा देते हैं यार, खत्म हो जाए, लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों?
ये कौन डिफाइन कर रहा है? केसर कितना महंगा है, केवल जाफरान वहां पे जो है खेती होती है करेवास में, कश्मीर में। यार हम भी यहां ऊपर छत पे मिट्टी डाल के यहां पे जाफरान बो देते हैं, हजारों रुपए किलो जो है वो, लाखों रुपए किलो बिकता है वो। ले क्या बात है, कौन चीज डिफाइन कर रहा है? सॉइल एंड क्लाइमेट। तो ये कहां से हिस्से में? ये है आपके पास जलवायु। किसके पास है? भूगोल के पास, ज्योग्राफी के पास है। समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, कहां की कैसी जलवायु होगी, किसके अंदर पार्ट है? यानी अगर मैं बात करूं ध्यान से, ये जो अलग अलग विषय हैं, जब किसी विषय के अंदर घुले हुए होते हैं तो इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। जब ये अलग अलग हो जाते हैं इसको बोलते हैं इंट्राडिसिप्लिनरी। ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब होता है वो अनुशासन, वो शाखा जिसके अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। तो इंटर का मतलब होता है इसके साथ गुथे हुए हैं। जैसे आप ऐसे याद रखो, ये आपकी एक माला है, ठीक है, इसमें अलग अलग कलर के आपने मोती लगा रखे हैं या मनके लगा रखे हैं, कुछ भी आपने लगा रखा है और इनको गूंथ दिया है, तो ये क्या हो गया? इंटरडिसिप्लिनरी, आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर ये अलग अलग स्टोन्स हैं तो ये अलग अलग क्या है? इंट्रा है। याद रहेगा? तो दोनों शब्दों में कभी कंफ्यूज मत होना, इंटर और इंट्रा। इसका मतलब है कि जब ज्योग्राफी में, जैसे मान लीजिए आप एक चॉकलेट लें या कुछ ऐसे खाने की चीजें लें जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एसेंस हैं, वनीला भी मिला दिया, चॉकलेट भी मिला दिया, ठीक है, आपने इसके अंदर और भी तमाम जो है वो टूटी फ्रूटी और ये सब कुछ मिला दिया। अब मैं पूछूं ये केक कौन सा है? तो कोई कहेगा, जैसे मान लो आपने खाया तो आपने कहा ये चॉकलेट केक है, इन्होंने कहा बोले नहीं ये तो सर वनीला केक है, बोले ये तो बटर स्कॉच है, ये फलाना सर जो है वो टूटी फ्रूटी है, दुनिया भर का नाम, जिसके मुंह में जो आया। तो चॉकलेट कौन, वो जो केक किस फ्लेवर का है? मिक्स है। तो यानी आप इसका कोई भी रंग रूप डिसाइड नहीं कर सकते। दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। और जब इस तरह से मिक्सिंग हो जाती है हर चीज की तो फिर क्या होता है? यूपीएससी को एक बहुत बड़ा फायदा होता है। यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है, यूपीएससी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर इंटर कर सकता है इस सेंटर पॉइंट से। इसीलिए ज्योग्राफी को दो तरह के लोग पढ़ाते हैं, ध्यान से समझना। यहां पे एक आर्ट साइड का टीचर पढ़ाता है, ज्योग्राफी ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है। तो जब वो आर्ट साइड का सब्जेक्ट पढ़ाता है तो वो कैसे पढ़ाता है? उसके लिए सारे के सारे हिस्से क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ये वाली लाइन उसके लिए कोई मैटर नहीं करती है। उसके लिए जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, एनवायरमेंट इकोलॉजी, कल्चर, इकोनॉमी, सोसाइटी, ये सब क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। उसको बोलता है बेटा ये रट लो, ये फैक्ट ले लो, ये नोट्स ले लो, इतना ही आपको पढ़ना है। नदियां पढ़ना है, पर्वत पढ़ना है, याद कर लो कौन सा पर्वत कहां है, बस। लेकिन जब ज्योग्राफी को इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ा जाता है तो फिर आप किसी से किसी पॉइंट में इंटर कर सकते हो। क्या भारत में हर जगह महिलाएं पिछड़ी हुई हैं? क्या वोटिंग पैटर्न पे ज्योग्राफी मैटर नहीं करता है कि मैं लोकतंत्र में हिस्सेदारी ले रहा हूं कि नहीं? क्या पितृसत्ता हर जगह भारत में प्रभावशाली है? क्या हर जगह भारत में नक्सलवाद है? क्या भारत में हर जगह अलगाववाद है? क्या भारत में हर जगह इंडस्ट्री है? क्या भारत में हर क्षेत्र में कृषि होती है? चीजें अलग अलग है ना। तो उसके पीछे रीजन क्या है? ज्योग्राफी। इसका मतलब है ज्योग्राफी को एक रास्ता मिल गया कि वो किसी भी सब्जेक्ट में इंटर कर सकता है। इसी इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की वजह से, अंतर विषयक नेचर की वजह से ज्योग्राफी अपना पर फैला लेता है। और टोटल इसकी जो वैल्यू है, मिनिमम मैं बता रहा हूं, मिनिमम वैल्यू बता रहा हूं, यूपीएससी में 1/4 है। प्रीलिम्स के 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी एज अ इंटरडिसिप्लिनरी देखा जाए, इसको लिखो, 100 में से 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के होते हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी, मैप, ज्योग्राफी, कंटेम्प्रोरी फैक्ट्स, आने वाले डिजास्टर, आपदा प्रबंधन, दैट्स ऑल पार्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। अब तो 6-7 क्वेश्चन आईआर जिसे आप लोग कहते हैं, दैट्स ऑल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, ऑल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। जब अमेरिका ट्रेड वॉर नहीं जीत पाया भारत से, बांग्लादेश एक्टिव किया, पाकिस्तान एक्टिव किया, नेपाल एक्टिव किया, ये सब कहां है? अंतरिक्ष में। इन सबकी बाउंड्री भारत के साथ लगती है। अचानक से मोहम्मद यूनुस आईएसआई चीफ से, पाकिस्तान के साथ, जिसके साथ कल मैंने डिस्कशन किया था, जिसके साथ लड़कर, जिस जीनोसाइड के खिलाफ लड़कर उस देश का जन्म हुआ, जिसको भारत ने जन्म कराया 1971 में, बांग्लादेश उससे पहले नहीं था, आज वही भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा। उसने जो है आईएसआई चीफ को जो बुक गिफ्ट की है उसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। बदतमीज की हालत देखिए, उसकी हालत देखिए, कल उसने क्या किया है। जिसने पाकिस्तान के जो जीनोसाइड था उसको हटाने में जिस देश ने मदद की, उसी देश के खिलाफ वो साजिश कर रहा है।
तो ये अमेरिका जो डीप स्टेट है, वो जो करने की कोशिश कर रहा है, वो किसके थ्रू कर रहा है? इसके थ्रू कर रहा है। जब पड़ोस में आ गए तो इसके पीछे भारत का कंसर्न क्या है कि भाई दूर देश बैठा है, उससे हम निपट लेंगे, लेकिन जिसके साथ हमारी जियोपॉलिटिकल बाउंड्री लग रही है उससे निपटना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर भारत क्या हो जाता है, वहां पर उतना ज्यादा ऑफेंसिव नहीं रह पाता, उसको डिफेंसिव भी होना पड़ता कि शत्रु मेरे घर तक पहुंच चुका है। तो अब आपको समझ में आया कि ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, याद रहेगा आपको। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एब्सोल्यूट नहीं होंगे, टू द पॉइंट नहीं होंगे, फैक्चुअल नहीं होंगे। यही रीजन है जब यहां बात की जाती है ओजोन के क्षरण की, तो उसमें केमिकल रिएक्शन पूछा जाता है। अब केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री का पार्ट है, मान लो सीएफसी हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन्स हो गए तमाम तरह के, तो आप मुझे बताओ दैट इज अ पार्ट ऑफ साइंस। बट ओजोन किसका पार्ट है? एनवायरमेंट का। और एनवायरमेंट किसका पार्ट है? ज्योग्राफी का। स्टूडेंट को ये पहले दिन से नहीं बताया जाता है, चलो अंतरिक्ष लिखो, ये लिखो। अब अंतरिक्ष पढ़ रहे हो, अब यूनिवर्स पढ़ रहे हो, यूनिवर्स किस में पढ़ा जाता है? ज्योग्राफी में, क्लासिक ज्योग्राफी का पार्ट है। और उसमें तुमसे स्ट्रिंग थ्योरी पूछी जा रही है, स्ट्रिंग थ्योरी साइंस का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है। अब तुम किससे कहोगे जो स्ट्रिंग थ्योरी पूछी जा रही है वो साइंस का पार्ट है या ज्योग्राफी का पार्ट है? यही होता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी ज्योग्राफी को इस्तेमाल करके ये सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, साइंस, सॉइल, कल्चर, सोसाइटी, कहीं पे भी टीचर घुस सकता है, एग्जामिनर घुस सकता है। इसीलिए ज्योग्राफी का खंभा 1/4 है यूपीएससी में। अगर प्रीलिम्स निकालना है तो ज्योग्राफी एज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आपको करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में जाकर आप क्या पढ़ते हो? सबसे बड़ा रिसोर्स पढ़ते हो, संसाधन। संसाधन किसका पार्ट है? ये कोयला कहीं पाया जा रहा है, रेत कहीं पाई जा रही है, सोना कहीं पाया जा रहा है। आप कहते हो कि भारत में अभी जो है वो सोने की माइंस मिली हैं राजस्थान में, बलिया के पास जो है कच्चा तेल मिला। ये दोनों हैं क्या? ये दोनों मिनरल्स हैं। और मिनरल्स किसका पार्ट है? पढ़ते किस में हो? इकोनॉमी में। तो क्या यहां पर ये सब्जेक्ट अलग है? नहीं अलग है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो जब ये चीज आपने दिमाग में रखना, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच यानी अंतर विषयक है, यानी सब्जेक्ट में अगर मेरे ऑप्शंस दिए जाते हैं तो एक ऑप्शन ज्योग्राफी का हो सकता है, दूसरा ऑप्शन उसी एक क्वेश्चन के अंदर साइंस से भी ले सकते हैं और वहीं से इकोनॉमिक्स से भी ले सकते हैं। क्लियर हुआ? यानी इसका डायमेंशन बहुत बड़ा है। तो आप मान के चलो कि 100 में से 25 क्वेश्चन इसके हैं, इस सब्जेक्ट के। बहुत ध्यान से, बहुत शिद्दत के साथ पढ़ना है। और यही बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन कल से चलेगा, क्योंकि मैंने बार बार कहा इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी समझ में आ जाएगी, इकोनॉमिक्स आधी अपने आप समझ में आ जाएगी। क्लियर? चलिए देखो, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सशस्त्र बलों में आर्म, सशस्त्र बलों में क्यों सियाचिन का डिफेंस करना इतना मुश्किल है, इतना कठिन है? कल मैंने 2-3 दिन पहले क्वेश्चन पूछा था कि पाकिस्तान हमारे 4 जगहों से इसको जो है अपनी सीमाएं साझा करता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर। सबसे ज्यादा हमारा इन्फिल्ट्रेशन कश्मीर से क्यों होता है? सबसे ज्यादा उपद्रव वहां से क्यों होता है? कौन है उसके पीछे रीजन? ज्योग्राफी। हम वहां पर ऐसी इतना डिफिकल्ट ज्योग्राफी वहां की, इतने घने जंगल है, इतने ऊंचे नीचे पहाड़ हैं, तेज बहती हुई नदियां, कि वहां पे आप बाढ़ नहीं लगा सकते। वहां छुपने के लिए जगह है, वो एम्बुश कर सकते हैं, हमारे सशस्त्र बलों को नुकसान पहुंचाते हैं वहां पे। तो ये एक ऐसी पहाड़ियां, ऐसी दुर्लभ पहाड़ियां हैं वहां पे, जो इसकी वजह से हमें वहां पर क्या करना पड़ता है, ज्यादा दिक्कतें होती हैं। क्लियर है? मैंने कल सर क्रीक के बारे में डिस्कस किया था। बहुत अच्छी बात है कि अब हमें थोड़ी बुद्धि आई, हमने उसका नाम सर क्रीक हटाया। मैंने बताया ना, अंग्रेज अधिकारी था, अब उसका नाम हम बाण गंगा कर रहे हैं। अब जाकर हम डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। भाई सर क्रीक क्यों, तुम्हारे नाम क्यों हम याद रखें? वो डूरंड लाइन, वो फलाना डूरंड भी अंग्रेज था, रेड क्लिफ वो भी अंग्रेज था, सर क्रीक ये भी। अब ये देखो 3 लाइनें खींची, तीनों विवाद का कारण है, खून पी रही है लाइनें। ये अंग्रेजों की सबसे खास बात रही है, जहां इन्होंने लाइन ड्रॉ की वो खून पीती है। बाण गंगा उसका नाम हम करेंगे। ये होता है डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस। हमारे देश की चीजें हम अंग्रेज के नाम पे उसको क्यों मिसकस्टिट करें? तो आर्म सर्विसेज नंबर 1। क्या रीजन है कि नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद इतना तेजी से फैलता है? म्यांमार के साथ बाउंड्री लगती है, मैप उठा के देखेंगे, और वो सभी एक नजातीय समूह में है। तो यहां भारत में अपराध करते वहां भाग जाते हैं। अभी आपने देखा, हमने म्यांमार के ऊपर ड्रोन हमले किए कि नहीं किए? बोलो किसको किसको नहीं पता? अभी हमने म्यांमार की बाउंड्री में घुस के मारा है, हमने वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। रीजन? क्योंकि हमारे क्षेत्र में अपराध करके वो वहां जाकर छुप जाते थे, हमारे पास इंटेलिजेंस, हमने मार दिया।
भारत ने हिम्मत दिखाई कि हमारे लिए नेशनल डिफेंस और इतना मुश्किल है वहां पे, क्योंकि वो एक ही निर्जातीय समूह है, पहचान करना बड़ा मुश्किल है। वो म्यांमार के जंगलों से भारत के जंगलों के बीच में ट्रेवल करते हैं, बहुत कठिन ज्योग्राफी है, इसीलिए आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में इतना इंसर्जेंसी होती रहती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहीं पर ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट वन, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, पर्यावरणीय प्रबंधन। पर्यावरणीय प्रबंधन, कल छठ पूजा पे आपने यमुना नदी का देखा होगा, पूरे 3 दिन से खूब चर्चा में चल रही, यमुना प्रदूषित, यमुना प्रदूषित नहीं। पूरी सरकार 100 दिनों से लगी पड़ी थी यमुना को साफ करने में। सबने चर्चा सुनी होगी, फोटोज देखा होगा, मुख्यमंत्री खुद जो है जाकर वहां पर पानी में जो है वो अर्घ दे रही हैं। उसमें भी विपक्षी पार्टियां अलग अलग बयान करें कि मिनरल वाटर बहा दिया गया। तो यमुना दिल्ली में आके गंदी क्यों है? यमुना को दिल्ली के 25 किलोमीटर स्पैन में लिविंग डेजर्ट यानी जीवित मरुस्थल कहा जाता है, उसमें मछलियां भी नहीं पनप सकती। वाई? इट ऑल रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, पर्यावरणीय प्रबंधन के साथ जुड़ी हुई चीज। सबसे महत्वपूर्ण जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज, बताने की जरूरत है, हर साल एक क्वेश्चन मिनिमम मेंस में यहां से डायरेक्टली है, हर साल फिक्स हो गया ये जीएस पेपर 1 में, क्योंकि भारत में जल संकट बढ़ता जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट, आप जो है वो अभी आपने देखा केरल में जो हुआ, गुजरात में कल आपने देखा, अभी आपने देखा कल तूफान का स्ट्राइक हुआ है। क्या नाम है तूफान का? मोन्था। तूफान का नाम कौन देता है? क्वेश्चन लिखो, नामकरण कैसे किया जाता है? साइक्लोन्स के नामकरण कैसे किए जाते हैं? ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। देशों को शामिल किया जाता है, उनकी सूची दी जाती है और उसी हिसाब से उसका नामकरण करते हैं। हर देश की बारी आती है चक्रवात का नाम रखने की। मोथा नाम किसने दिया? भारत ने या किसी और देश ने? किस देश का है? सबकी बारी होगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, लिखो, क्वेश्चन लिखो, इसमें आगे हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन तो तुम्हारे पास होना चाहिए। क्वेश्चन डायरी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है? ये मेंस का क्वेश्चन है कि चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोन्स इन इंडियन ओशियन। अगला है मीटरोलॉजी, कल ही मैंने पढ़ाया था। हा, एक होता है मीटियोर, एक होता है मीटियोरोलॉजी यानी मौसम विज्ञान, और एक होता है उल्का विज्ञान। कल किसने किसने क्लास देखी थी? तो चलो क्वेश्चन पूछते हैं। मीटियोर क्या है, मीटियोराइड्स क्या है, मीटियोर शावर क्या है? हाँ जी, कल तो यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन कराया था, सुनाओ। इससे संसार में इससे अच्छा नोट्स नहीं हो सकता। एक एक लाइन में मैंने अपनी जान निकाल के रख दी है। मुझसे पूछो कि मैंने कैसे वो नोट्स बनाए हैं। क्या है मीटियोर्स? उल्का, उल्का पिंड, उल्कापात, उल्का वर्षण क्या है? कल पढ़ाया था ना एक ही नोट्स में। आगे चलकर जितने क्वेश्चन आएंगे तुम देखोगे इसी नोट्स के अंदर से रिपीट होंगे बार बार। कह तो रहा हूं कि अगर 3000 क्वेश्चन तुम्हारे पास पड़े हैं यूपीएससी के, सिंगल एक क्वेश्चन तुम्हारा छूट जाए तो बताना। सिंगल एक क्वेश्चन की बात करो, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि कह दो सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाया, आपके नोट से बाहर चला गया। अब मैं कह सकता हूं कि हाँ उस नोट से सब कुछ आया। 8 महीने की कांस्टेंट मेहनत है ये। नहीं याद आ रहा है? तुम्हें भी नहीं याद आ रहा है? सेल्फ स्टडी कर रहे थे और क्लास में बाकायदा मेडिटेशन करा के हर तीसरी क्लास के बाद रिवीजन करा रहा था। क्यों? कि घर जाकर कुछ नहीं पढ़ना है, बस क्लास के क्लास में खत्म करो। गलत। उसको मीटियोर बोलते हैं जब वो धरती में मेसोस्फीयर को क्रॉस करता है और धरती तक पहुंच जाता है, उसको मीटियोराइड्स कहते हैं। और जब शावरिंग हो जाती है अर्थ के लैंड पे तो उसको मीटियोर शावर बोलते हैं, जो कि बेसिकली किसी धूमकेतु यानी जो पुच्छल तारा था उसके डेब्रिस से निकल कर आता है। कल पढ़ाया था ना। और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? रॉक भी होता है और मेटल्स भी होते हैं। कहां पर ये बर्न करते हैं? कहां पर बर्न करते हैं? मेसोस्फीयर में। मेसोस्फीयर की ऊंचाई कल कितनी बताई थी? आज के बाद जब भी कभी मेरी आलोचना करना, एक बार अपनी शक्ल देख लेना, अपनी शक्ल जरूर देख लेना। फिर मैंने मैपिंग, सोचो कि मैं नोट्स के अंदर मैपिंग डाल दी उसमें। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं जब किसी भी धूमकेतु कॉमेट के माध्यम से, जब किसी धूमकेतु के माध्यम से पीरियोडिक
उल्का शावर होती है, उसका एक मैंने नाम दिया था कल, और मैंने कहा था आइडेंटिफाई करो। कल कौन सी जगह पे आइडेंटिफाई, मैप पे कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिया था, किस प्रांत के बारे में दिया था कि यहां पर यह घटना हुई थी मीटियोर शावर का? पहला ही टॉपिक था कल मेरा, ये पहला टॉपिक था। अब आप सोच लो कि आप लोग हो कहां। प्लानिंग एंड वेरियस सोशल साइंस, ये तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, नियोजन और विभिन्न सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, नियोजन और विभिन्न सामाजिक विज्ञान। आईएएस ऑफिसर ज्योग्राफी का बहुत यूज करते हैं, बहुत यूज करते हैं शिक्षा को बढ़ाने में, वहां की किसी कुरीति से निपटने में ज्योग्राफी बहुत इस्तेमाल होती है। अब आ जाओ जिसमें मैंने आज से 3 दिन 4 दिन पहले होमवर्क दिया था। देखो, अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के अध्ययन का प्रभाव क्षेत्र, भूगोल के अध्ययन का प्रभाव क्षेत्र। फिर से एक अंतिम बार तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अंतिम बार, ठीक है, मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं रह गई है, अंतिम बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो लोग नहीं भी आ रहे हैं, जो लोग नहीं भी क्लास कर रहे हैं, फिर लास्ट में बोलूंगा। मैंने एक मजाक मजाक में कुछ दिन पहले बात कही थी कि जैसे हम दवाई खाते हैं सुबह दोपहर शाम, ये जो नोट्स मैं पढ़ा रहा हूं इसको बस किसी तरीके से खा जाना, कैसे भी, जैसे भी तुम्हारा व्यक्तिगत अपना रटते हो, समझते हो, मैंने लिखने का तरीका बता दिया, और वो जो वर्कबुक दे रहा हूं उसको आंसर कर डालना, अगर वाकई में सिलेक्शन चाहते हो। इसके बाद तुम कहीं भी चले जाओ, किसी भी टीचर को अपना गुरु मान लो, कोई बात नहीं, अगर वो इसके आसपास भी कहीं आ जाए तो बता देना मेरे को। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी, इसका एक एक वर्ड इतना कीमती है कि हर दिन तुम मुझे जितनी बार कहोगे मैं प्रूव करूंगा कि तुम्हारा क्वेश्चन यूपीएससी का इसके बाहर नहीं जा रहा है। बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो अभी आगे चलकर उसी नोट्स में आगे चलकर उनके डिफिनीशन है, वो कोई अंतिम चीज नहीं है, इसके बाद उनके डिफिनीशन है। जैसे अभी ज्योग्राफी में अगली बार आऊंगा, जैसे मेसोस्फीयर रहा, आइनोस्फीयर रहा, तो उसके बारे में आगे चलकर क्वेश्चन है, फिर से उसको डिफाइन किया है कि वो परतें कहां बनती हैं, क्यों बनती हैं, उसकी क्या, फिर एक एक के बारे में है। ये पूरी श्रृंखला, एक पूरी लाइन है, ये सिंगल कोई ऐसा वर्ड नहीं रहेगा, पूरा एसडब्ल्यूसी एक एक वर्ड डिफाइन। तो एक क्वेश्चन में मैं 1 या 2 कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ताकि वो तुम्हारे लिए याद हो जाए, फिर इसके बाद आगे चलकर उसमें और जो कॉन्सेप्ट है वो आगे चलकर डिफाइन होते चले जाएंगे। डेफ, बहरा, मैंने बताया था, डेफ, डीईएफ, कहां से रेडियो तरंगे वापस होती हैं, डेफ। तो इंग्लिश का एक शब्द होता है, तुम बहरे हो क्या यार, तो डीईएफ, पहले डी होता है, फिर ई होता है, फिर एफ होता है। तरीका भी बता दिया कैसे याद रखना है, तो किसी बहरे आदमी को याद रखो जो सुन नहीं सकता, दिव्यांग है, उंगली पकड़ के सिखा रहा हूं, लेकिन तुम लोगों का अलग ही सेगमेंट चल रहा है। चलो, अब यहां पर ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, यहां डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, अगर यूपीएससी का मेंस, अगर आपको पेपर याद होगा, दैट डायरेक्टली कम। देखो, 2 तरह के अप्रोच होते हैं। देखो, भूगोल में 2 प्रकार के अध्ययन के तरीके होते हैं, 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये। पहला है सिस्टमैटिक अप्रोच, इसको तंत्र उपागम कहा जाता है। तो लिखने के आया था, भूगोल में तंत्र उपागम पर टिप्पणी करें, मेंस का क्वेश्चन है, राइट, कमेंट ऑन द सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, तंत्र उपागम पर टिप्पणी करें, क्वेश्चन लिख लो यूपीएससी मेंस का, राइट, कमेंट ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच इन स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, सिस्टमैटिक अप्रोच, कमेंट ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच, तंत्र उपागम पर टिप्पणी करें, तंत्र उपागम, उपागम मतलब अप्रोच। तो सिस्टमैटिक अप्रोच, सिस्टम का मतलब होता है एक के बाद एक होने वाली घटनाएं जिसमें हमारे एलिमेंट काम करते हैं। तो पहला वर्ड है सिस्टम, क्योंकि ज्योग्राफी में एक और सिस्टम आएगा, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम, खुला तंत्र और बंद तंत्र आता है। तो हमारी पृथ्वी को मूलतः क्या कहा जाता है, खुला तंत्र, हम सभी खुले तंत्र का पार्ट है, ओपन सिस्टम का पार्ट है। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम वो होता है जिसमें विभिन्न अवयव, डिफरेंट जो है वो समुच्चय जो है वो मिलकर काम करते हैं, ठीक है, उसको सिस्टम कहा जाता है, जिसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है और फीडबैक होता है। जैसे मैंने एज ए इनपुट आपके दिमाग में डाला कि ये पढ़ना चाहिए, फिर आपसे मैंने पूछा तो आपने उसको बताया कि हाँ सर मैंने ये पढ़ा, फिर मैंने उसको जानने के लिए, फीडबैक जानने के लिए क्या किया, मैंने आपका टेस्ट ले लिया।
तो इनपुट हुआ, मैंने आपको पढ़ाया, एज अ ट्रांसमीटर मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी, आपके दिमाग ने उस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, ठीक है, और मैंने जब क्वेश्चन पूछा आपने मुझे जवाब दे दिया, आउटपुट आ गया। लेकिन मैं उस आउटपुट की शुद्धता को चेक करना चाहता हूं कि एक्चुअली में आपने देख के तो नहीं बोला या कुछ ऐसे तो नहीं बताया। तो मैंने क्या किया, एक टेस्ट रख दिया। टेस्ट के बाद मैंने क्या किया, आपका फीडबैक आपको दिया कि देखो बेटा तुम्हारे नेगेटिव मार्क्स ज्यादा हो रहे हैं, तुमने आसान क्वेश्चन गलत कर दिए, तुमने अच्छा किया, तुमने बुरा किया। फिर उस फीडबैक को आप ले जाते हैं और फिर से क्या करते हैं कि यार मैंने जब मेरे टीचर ने मुझे नोट्स लिखाए थे तो मैं ये वाले 4 क्वेश्चन मेरे गलत कैसे हो गए। जैसे अभी मैंने कल आपको पढ़ाया मीटियर्स क्या होते हैं, और फिर मैंने आज अभी आपसे कल वहां पर क्वेश्चन भी कराया, आपको सिखाया, आपने कहा मेरे क्वेश्चन हो गए। अब जब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब आप जाएंगे और नोट्स खोलेंगे, भैया क्या हुआ इसमें। तो ये फीडबैक कि मैंने कल जो पढ़ाया, मैं कैसे कह रहा हूं कि आप फोकस नहीं थे, क्योंकि आपने आज मैंने जब टेस्ट लिया तो आप उसके साथ फीडबैक आपका खराब जा रहा है। तो किसी भी सिस्टम में ये 3 चीजें होती हैं, इनपुट, आउटपुट और फीडबैक। इनपुट, आउटपुट और फीडबैक एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आप ये बात समझ सकें। ये तीनों चीजें सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती हैं। हमारा सिस्टम भी फीडबैक लेता है। चलिए भाई लिखो, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक नेचुरल और ह्यूमन फेनोमिनन। जब हम विशिष्ट प्राकृतिक और मानवीय घटनाओं का, जब हम विशिष्ट प्राकृतिक और मानवीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं, और मानवीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं। पहला, तो आप लोग इससे पहले ज्योग्राफी में पढ़ते चले गए, फिजिकल ज्योग्राफी में सर जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी, ये वर्ड आया कहां से, ये देखो इसके अंदर आता है। ठीक है, लिखो, इट गिव राइज टू द सर्टेन स्पेटियल पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑन द अर्थ सरफेस। लिखो, यह भूगोल में विशिष्ट स्थानिक, स्थानीय नहीं स्थानिक, वो ब्रैकेट में स्पैटियल लिख लेना, विशिष्ट स्थानिक पैटर्न को जन्म देता है, पैटर्न को जन्म देता है, स्थानिक, स्थानिक पैटर्न को जन्म देता है, तथा पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में जानकारी देता है। स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, ये सब स्थलाकृतियां हैं, विभिन्न स्थलाकृतियों को जन्म देता है। तो स्थल पर जो आकृतियां पाई जाती हैं उसे स्थलाकृतियां कहते हैं, लैंड फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आता है, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल, बायो जियोग्राफी जैव भूगोल, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट सामान्य भाषा में कहते हैं, बायो जियोग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पर्यावरणीय भूगोल, जैव भूगोल के अंदर मिट्टी आ गया, जीव जंतु आ गए, भौतिक भूगोल, जैव भूगोल, मानव भूगोल और पर्यावरण भूगोल। यानी ये भूगोल का, जैसे इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं ना, 2 तरह की इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो और मैक्रो, यानी समष्टि और व्यष्टि। इसी तरह ज्योग्राफी में जो सिस्टमैटिक अप्रोच है वो इसकी समष्टि है। अब क्वेश्चन पहले लिखो, भौतिक भूगोल क्या होता है, व्हाई दिस इज नोन एज फिजिकल ज्योग्राफी, व्हाई इसे भौतिक भूगोल क्यों कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाई इट इज नोन एज फिजिकल ज्योग्राफी। अब आ जाते हैं रीजनल ज्योग्राफी पे। भूगोल में जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्षेत्रीय भूगोल। अध्ययन करने का 2 तरीका, एक होता है सिस्टमैटिक ज्योग्राफी और एक होता है रीजनल ज्योग्राफी, यानी क्षेत्रीय भूगोल। ठीक है, क्षेत्रीय भूगोल की हम बात करते हैं। अब आ जाओ क्षेत्रीय भूगोल में। एक्चुअली में जब तुम डीएम बनोगे, सीनियर आईएएस ऑफिसर बनोगे, तुम्हें क्षेत्रीय भूगोल का बहुत गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो लबासना में डिजास्टर मैनेजमेंट स्टडी सेंटर भी बना दिया है, उसकी अलग से ट्रेनिंग होती है। तो भाई क्या भारत में हर जगह बाढ़ आती है? नहीं, बस सूखा पड़ता है। आपने देखा भारत के कई क्षेत्रों में जब लू चलती है तो वहां पर लोगों की हीट वेव से डेथ होती है, वहां का डिजास्टर मैनेजमेंट अलग होता है। कई क्षेत्रों में बाढ़ आती है, कई क्षेत्रों में चक्रवात आते हैं, साइक्लोन्स, जहां जहां पे मोटा टकरा रहा होगा वहां पे अलग, वहां का डीएम इस समय बहुत टेंशन में होगा, वहां की जो एनडीआरएफ टीम होगी बहुत टेंशन में होगी। कहीं पर समुद्री तूफान आते हैं, सुनामी का खतरा बना रहता है जहां कोस्टल एरिया।
लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि कहीं पर एवलॉन्च आते हैं, यानी बर्फीले तूफान आते हैं, ना पानी बरसता है ना चक्रवात आते हैं, वहां बर्फ गिरती है, अभी एवलॉन्च, अभी आपने देखा 10 लोग दब गए, जहां पर बर्फीले तूफान आते हैं, जहां बर्फ बहुत गिरती है। तो इसका मतलब है कि आप तो ऑल इंडिया सर्विस में है। अब ऑल इंडिया सर्विस में तो आपको देश के किसी भी कोने में जाना है ना। तो इस कंडीशन में अगर मैं आपसे बात करूं, तो वहां पर आपको भारत की इस भौगोलिक विहंगमता को समझना पड़ेगा। क्या राजस्थान में तुम बाढ़ नियंत्रण के खतरों को इंतजाम करोगे जल्दी? मुश्किल रहेगा। लेकिन वहां पे जब गर्मी आएगी तब हीटवेव से बचाना होगा लोगों को। चलिए, तो अब देखते हैं क्षेत्रीय भूगोल। देखो, क्षेत्रीय भूगोल किसी विशिष्ट कारक पर निर्भर करता है, किसी एक विशिष्ट कारक पर निर्भर करता है। क्षेत्रीय भूगोल किसी एक विशिष्ट कारक पर निर्भर करता है। जैसे रिलीफ, उच्चावच, उच्चावच, ऊंचाई पे जाओगे तो तुम्हें बर्फ से लोगों को बचाना पड़ेगा ना, और समुद्र किनारे जाओगे तो वहां पर समुद्री तूफान आने के, चक्रवात आने के खतरे रहेंगे। तो इसको कौन कहता है? रिलीफ, यानी उच्चावच। इसको उच्चावच कहते हैं ज्योग्राफी में, कि ये क्या है, ये पर्वत है, पठार है, मैदान है, खाई है, क्या है, इसको उच्चावच कहा जाता है। दूसरा होता है रेनफॉल, वर्षा का पैटर्न, कितने तरह की वर्षा हो रही है, किस तरह की वर्षा हो रही है, रेनफॉल, वर्षण। वेजिटेशन, वनस्पतियां। अब पहाड़ों पे क्या खतरा, आप देख रहे हैं पहाड़ भूस्खलन हो रहा है। वहां पर अभी आपने देखा कि बस के ऊपर कितने लोग जा रहे थे, कटरा में देखा था आप लोगों ने, पहाड़ ही नीचे गिर पड़ रहे हैं। वहां का मामला ही अलग, वहां पे लैंडस्लाइड्स का मैटर है, वहां बारिश से ज्यादा लैंडस्लाइड खतरा बन जा रहा है। तो वेजिटेशन, वनस्पतियां। पर कैपिटा इनकम, ये तो यार हम कहां पढ़ते हैं पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन हम ये ज्योग्राफी में स्टडी कर रहे हैं। स्टेट्स, राज्यों के बारे में जानकारी, डिस्ट्रिक्ट्स, जिले के बारे में जानकारी। एक्चुअली मैं अगर कहूं तो इसकी तुम्हें ट्रेनिंग दी जाती है जब तुम ऑफिसर बनते हो। यही इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप ज्योग्राफी को कहां अप्लाई करोगे। तो अच्छा, जैसे होता है कि अगर आप लोगों ने बुक्स देखी होंगी, ज्यादातर टीचर ऐसे पढ़ाते हैं ना कि हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अगर आप किताबों पे देख के जाओगे, किताबों पे हेडिंग लगी होती है वर्ल्ड एंड इंडिया की ज्योग्राफी, ऐसे लिखा होता है ना, भारत और विश्व का भूगोल, किताब के ऊपर हेडिंग होती है। स्टूडेंट को लगता है ज्योग्राफी यही दो है। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो ज्योग्राफी एक्चुअली में दो तरीके से होती है। ये जो तुम भारत का भूगोल पढ़ रहे हो, ये भौतिक भूगोल जो पढ़ रहे हो, ये समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, दैट्स कम्स अंडर द सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। स्टूडेंट को यह जवाब देना चाहिए कि ज्योग्राफी स्टडी सर हम दो पार्ट में करते हैं, एक सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, दूसरी हम रीजनल ज्योग्राफी। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के अंदर हम संपूर्ण भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल के अंदर हमारी आगे जियोमॉर्फोलॉजी, हमारी क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी। सर बायो ज्योग्राफी हम सॉइल ज्योग्राफी पढ़ते हैं इसमें। ह्यूमन ज्योग्राफी में कल्चर, उसकी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं सर। हम नजातीयता, एंथ्रोपोजेनिक पढ़ते हैं सर। फिर हम एनवायरमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं सर। तो ये हमारा सिस्टमैटिक ज्योग्राफी हो गया, जो ह्यूमन नेचर इंटरेक्शन पे होता है। और ह्यूमन नेचर इंटरेक्शन 4 प्रकार का होता है। मैं ऑलरेडी इस तरह की ट्रेनिंग में पहले पढ़ा चुका हूं, 4 दिन पहले की क्लास में। क्लियर है? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा सर रीजनल ज्योग्राफी। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप ज्योग्राफी का यूज कहां करोगे? बोले सर देखिए कहां करेंगे सर, लोगों को बचाने में, वहां के पर्यावरण का अध्ययन करने में, वहां के सर जो है स्टेट्स में क्या हो रहा है, किस प्रकार का जो वहां पे समूह रहता है, विकास की वहां क्या संभावना है, रिसोर्सेस कितने हैं सर स्टेट में, बाउंड्रीज किसके साथ लगती है, नदियां कैसी हैं, पानी कैसा महत्वपूर्ण है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का अध्ययन करेंगे। जब आप जाएंगे तो आपके ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा मैप लगा होगा, छोटे छोटे इलाकों का इतना बड़ा बड़ा मैप लगा होता है दीवार पे, तो आपको ज्योग्राफी दिखाई जाती है। ठीक है, आप पर कैपिटा इनकम सर कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या है, क्या कहीं अपराध का कारण ये तो नहीं कि यहाँ के लोग गरीब हैं, या यहां पर इनकम का कोई सोर्स नहीं है, यहां पर डिजास्टर बहुत ज्यादा होते हैं, तो कई बार ये भी क्या करता है, अपराध को बढ़ावा देता है। तो आपको जो है, आप आईपीएस ऑफिसर है तो आपको ये स्टडी करनी पड़ेगी कि अगर यहां अपराध हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट्स में जो है सीमाएं ऐसी खुली हुई हैं, या मेरे स्टेट के बगल में ऐसा स्टेट है जहां से अपराध करके क्या होगा, ये मेरे राज्य की सीमा से बाहर, क्योंकि आप तो अपने राज्य की सीमाओं तक ही आपका अधिकार है ना, पुलिस भी अपने थाने में होती है। तो आप कभी दांतेवाड़ा के बारे में पढ़ना, वो क्या होता है, एक ट्राई जंक्शन पे 3 राज्यों के साथ जो है वहां पे सीमाएं लगती हैं।
तो नक्सलाइट क्या होता था, एक जगह हमला करते थे, भाग जाते थे जंगलों में, वो दूसरे राज्य के अंदर पड़ रहा है, या अब वहां कम्युनिकेशन जब तक हो रहा है तब तक वो छुप गए। इस राज्य में हमला किया, उस वाले वो 3 जगह से वो शेयर होता है। जो बक्सर का रीजन है उसको ध्यान से देखिएगा। तो आखिर वो क्या होता है, तो आप देखेंगे ये सबसे बड़े बड़े नाम हैं, ये सबसे बड़े बड़े नाम हैं जो अपराध में गिने जाते हैं। जो चित्रकूट के जंगल है, जो चंबल का रीजन है, आपने नाम सुना होगा ना, ये सारे, ये सभी नाम जो है वो कभी ना कभी अपराधों के साथ जुड़े रहे, और इसके पीछे उसकी ज्योग्राफी है। चंबल रिवर तो देखोगे, चंबल रिवर कितने जो है स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करती है, नहीं याद है, लिखो। तो यहां से अपराध करके फट से नदी क्रॉस की दूसरे स्टेट में पहुंच गया, पुलिस एकदम खड़ी है किनारे, तो खड़ी रहे, बाय बाय करो, कुछ नहीं कर सकते। तो अपराध के पीछे भी भूगोल का एक बहुत बड़ा हाथ होता है इन समस्याओं से निपटने के लिए। तो आगे चलकर एक पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने पूरा एक टास्क फोर्स बनाया, कोऑर्डिनेशन किया, बोला यार समस्या का अध्ययन किया कि आखिर हम क्यों नहीं निपट पा रहे हैं इनसे। बाकायदा उन्होंने उसका अध्ययन किया, टीमें बनाई, आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ाया, विश्वास पात्र लोगों को साथ लिया, बोले ये भाग के यहां से वहां जा रहा है, ठीक है वहीं पे काम करते हैं। हमें तो समस्या का समाधान लेकर आना है, चाहे हम कैसे भी लेकर आए। आप एक आईएएस हो, आईएएस मतलब आई एम सॉल्यूशन। आपके यहां एक नदी बार बार बाढ़ लेकर आ रही है, तो आप चाहोगे रोज बाढ़ आए उसमें, हर साल आप खेती चौपट हो जाती है, किसानों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लोगों की जिंदगी नरक हो जाती है। सरकार ने कहा कि आपको अपने जिले में इस पर सुरक्षा करनी है, तो आपको उस नदी का व्यवहार पता है ना कि इसमें कितना पानी आता है, कितना क्यूसेक पानी आता है। तो आप प्लानिंग करते हैं कि भाई बांध कहां से बनाया जाए कि शहर के अंदर पानी ना घुसे या गांव के अंदर पानी ना घुसे, आप प्लानिंग करते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे जिले में हैं जहां पर बार बार सूखा आता है, पानी कम बरसता है, या वो किसी पहाड़ के पीछे का क्षेत्र है जहां पर उसको वृष्टि छाया प्रदेश यानी लीवर्ड साइड कहते हैं, तो क्या वहां के लोगों को आप मरने के लिए छोड़ दोगे? आपसे कहा जाएगा इन तक पानी पहुंचाइए। तो आप ये सोचोगे कि कैसे हम नहरों का जाल बिछाएं, किस नदी से पानी लें, कहां से कितना हेल्प लें। तो आपसे पूछा जाएगा, जब आपने शासन को बोला कि साहब हम नहर बना सकते हैं ताकि हमारे खेत ना सूखे, लोगों को पानी मिले, तो आपसे पूछा जाएगा कितनी इनकम है, कितने लोग हैं, पानी कितना चाहिए, बोले पूरी नदी मोड़ दो, ऐसा होगा क्या? तो आप बताएंगे सर इतने क्यूसेक पानी चाहिए मुझे, यही रिपोर्ट डीएम को देनी होती है। तो अच्छा ठीक है, कितने वॉल्यूम की नहर चाहिए, कितना खर्चा आएगा, कितना बजट आपको दिया जाए। ऐसे थोड़ा ना होगा कि वो बक्से में पैसा रखा है जाके निकाल लेना, गुल्लक फोड़ लेना, नहर बना लेना, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। पूरी परियोजना तैयार होती है, आपको बताना पड़ेगा किससे कितने लोगों को फायदा होगा, कितनी जहां की इनकम बढ़ जाएगी, सरकार को किससे आने वाले समय में वहां की जो है वो कितना आगे चला जाएगा वो क्षेत्र, अगर हम ये कर ले जाते हैं। तो ये नियोजन होता है। आपके पास रिपोर्ट आती है कि आपका वन क्षेत्र खराब हो रहा है, लोग पेड़ों को काट रहे हैं, आपको अपने वेजिटेशन को मेंटेन करके रखना है। भारत के ऊपर जो दबाव है कि 33% अपने टोटल ज्योग्राफी का, वो 33% उसके पास फॉरेस्ट होना चाहिए। अब रिपोर्ट आती है कि आपके यहां सबसे ज्यादा फॉरेस्ट गायब है, तो किसको बुलाया जाएगा? आपको बुलाया जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई अगली रिपोर्ट आने से पहले आप कैसे बचाएंगे, बहुत बदनामी हो रही है, तो आप क्या करेंगे? वेजिटेशन कवर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इसकी स्टडी करेंगे, कोई भी पेड़ लगा देंगे, कहीं भी लगा देंगे, बिना बजट के लगा देंगे, और अकेले खुद लगा देंगे, आपके पास काम कम कम है, एक और काम आ गया, तो आप पूरा प्लानिंग करेंगे कि कैसे हम सामाजिक संस्थाओं को साथ ले सकते हैं, किस प्रकार के वृक्ष लगाए जाए, कहां लगाए जाए, ऊसर भूमियों का आप दस्तावेज निकालेंगे। अब किसी जमीन पे जाके थोड़ा पेड़ लगा देंगे कि मुरारी लाल ने प्लॉट खरीदा मकान बनाने के लिए, घुस के वहां पे 4 पेड़ लगा दिए, बोले हमारा हुआ। तो आप आइडेंटिफाई करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट का नक्शा मंगवाएंगे, तहसीलदार को बुलाएंगे, बोलेंगे सारा रकबा निकालो, कहां कहां प्लांटेशन कर सकते हो, पूरी टीम के साथ डिस्कशन करेंगे। इसको बोलते हैं नियोजन यानी प्लानिंग। फिर आपके प्रयासों से हो सकता है कि वो क्षेत्र हरा भरा हो जाए। और अगर आपने प्रयास नहीं किया, आपने गलत प्लानिंग की या नहीं की, हो सकता है कुछ दिन बाद वहां पे मरुस्थलों का विकास बढ़ जाए, मरुस्थल हो जाए, सारी खेती बर्बाद हो जाए, और फिर वहां के लोग हमेशा के लिए पलायन करने पे मजबूर हो जाए। कालाहांडी इज बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल उड़ीसा का कालाहांडी क्षेत्र। उच्चावच, ज्योग्राफी में उच्चावच के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी पूरी धरती हमारी समतल नहीं है, ज्योग्राफी में भूदृश्य है, तो कहीं पर हमें ऊंचाई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बाकी सारी चीजों को यही मेंटेन करता है, कहीं पर हमें ढाल दिखाई पड़ रही है। आखिर पानी, अगर एग्जांपल लेता हूं, रिलीफ का एग्जांपल देख लो बेटा, भारत के मैदानों को देखोगे, मैप अगर खोलोगे तो भारत के मैदान देखो, 1 मिनट और टाइम लेता हूं, तो तुम देखोगे कि मैदान हमारे, मान लो हरिद्वार के बाद से मैदान शुरू होते हैं उत्तर प्रदेश से,
लेकिन जैसे ईस्टर्न बिहार में पहुंचोगे, बंगाल में पहुंचोगे, तो वो ढाल कछार में बदल जाती है, पानी रुक जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू करोगे, बिहार में जाओगे, पूर्वी बिहार में और बंगाल में पानी वहां रुकता है, क्योंकि वहां ढाल क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। उसके बाद डेल्टा रीजन शुरू हो जाता है। दिखाई पड़ा? इसने पूछा उच्चावच किसे कहते हैं, समझो इसको। अब ये ढाल जब कम होगी तो पानी क्या करेगा, रुकेगा, पानी रुकेगा। ढाल जब तेज होती है, स्लोप जब ज्यादा होता है, पानी क्या हो जाता है, बह जाता है। लेकिन अभी ढाल कम है तो पानी क्या होगा, इधर देखो, ये कछार है, पानी ये क्या हो गया, रुक गया, रुक गया। अब पानी रुक गया। अब मैं बात कर रहा हूं ज्योग्राफी की, लेकिन खबर आती है कि इस बार 500 बच्चे इंसेफ्लाइटिस से मर गए। खबर सुनो, पूरी दुनिया की हेडलाइन बन रही है कि मच्छर से इंसेफ्लाइटिस होता है, दिमागी जापानी बुखार कहते हैं इसको। 500 नवजात बच्चों की मृत्यु। सरकार एकदम घबरा गई, डीएम को तत्काल बुलाया जा रहा है। बोले ये क्या पागलपन है, उसके ऊपर ऐसी तैसी हो गई। ये देखो, ज्योग्राफी ने इस पानी को रोका, पानी रुका, और जैसे पानी रुका इसमें मच्छर पैदा होंगे, और इसी में एक तरह का मच्छर होता है इंसेफ्लाइटिस, और वो जब बच्चों को काटता है तो बच्चों की दिमागी बुखार से मौत हो जाती है। अचानक से इसी पानी के रुकने से डेंगू पैदा होता है। पता चला दिल्ली में डेंगू का प्रकोप, हेडलाइन, अस्पतालों में जगह नहीं। मैं गलत नहीं कर, 2 साल पहले 3 साल पहले का अखबार निकाल के देख लो। उत्तर प्रदेश गोरखपुर की बात, गोरखपुर को इंसेफ्लाइटिस राजधानी कह दिया गया था, मुख्यमंत्री को वहां के बैठना पड़ा था। डीएम का ट्रांसफर, सबका ट्रांसफर, जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर का ट्रांसफर। 526 बच्चों की मौत। क्यों? ड्रेनेज नहीं था, पानी रुकता था, मच्छर पैदा होते थे, और उसी से दिमागी बुखार। तो ज्योग्राफी ने एक समस्या पैदा की कि नहीं की? किया ना। तो आपको नदी की ढाल नहीं पता, लेकिन उस पानी के रुकने से जो बवाल हुआ, आप जाके, मैं नहीं कह रहा हूं, आप हिंदू की, इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे आप जाके डालिए। आज से 7-8 साल पहले गोरखपुर, हर साल बरसात के मौसम में अस्पताल में बच्ची, फोटो छपती थी दुनिया भर के अखबारों में, भारत की वो बदनामी दुनिया भर के अखबारों में। आपकी एक गलती, आपका एक जो सेगमेंट, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, वहां पे क्या होता है, वहां धान बो दिया जाता, जहां पानी रुकता वहां धान बोते हैं, पेडी क्रॉप। अब धान के खेतों से निकलती है मेथेन, उस मेथेन में मच्छर को बड़ा मजा आता है, वो सबसे ज्यादा अपना अंडे या लार्वा देता है। अब आप बताइए, आप धान की खेती बंद करा देंगे? बहुत कठिन है काम। आईएएस में घुसे होती है, सोच के खाली तुम्हें गाड़ी दिखाई पड़ रही है, तुम्हारे घोड़े खुल जाएंगे। बहुत बड़े बड़े चैलेंज आते हैं, इसीलिए इस चैलेंज को अभी से सीखना शुरू करो, जानना शुरू करो। और ये जो कल से मैं लबासना लैब से शुरू कर रहा हूं लीडरशिप कोर्स, वो इसी के लिए है कि आपके अंदर एक इंट्रिंसिक वैल्यू क्रिएट हो, हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर की लिखी गई किताब जो लबासना में रिकमेंड की जाती है, बहुत सुनहरा मौका आप लोगों के लिए पढ़ने का, और सभी के लिए ओपन है। पढ़िए इसको, जानिए। यहां पर जो मैं आपको सिखाऊंगा कि लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि गवर्नमेंट में लीडरशिप कैसे होता है, कैसे अपने लोगों को टीम के साथ लेके चलना है, कैसे ऐसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम से। पानी आपने रोका नहीं, मच्छर को आप डांट नहीं सकते, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई कर नहीं सकते। आप धान की खेती को होने से, क्योंकि वही वहां की मुख्य खाद्य फसल है, आपके लिए रास्ता निकालना इतना मुश्किल हो जाता है। 8 साल लग गए गवर्नमेंट को इस प्रॉब्लम से सॉल्व करने में, इसको 8 साल। अब जाकर वो चीजें कम हुई हैं। ऊपर से एक ही मेडिकल कॉलेज, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, बेड नहीं वहां पे, डॉक्टर नहीं वहां पे। खुद मेडिकल कॉलेज के बाहर अंदर जाने के लिए, मैं तो गया हूं ना, मैं जानता हूं, इतने पानी से गुजरना पड़ता था। अगर तुम्हें एक बीमारी हुई तो एक बीमारी और गिफ्ट मिलती थी तुम्हें, इतने इतने पानी में, गेट से, और जो इमरजेंसी वार्ड है वहां इतने इतने पानी, बरसात के दिनों में इतने पानी से होकर गुजरना पड़ता। लोग मरीजों को ऐसे चारपाई पे ऐसे ऊपर उठा के लेके जाते थे कि यहां मरे तो सीधे ऐसे आगे शमशान लेके चले जाएंगे। अब तो एम्स बन गया ना, एक ही मेडिकल कॉलेज, और नेपाल से सारी जनसंख्या, 7 करोड़ की जनसंख्या उसके ऊपर आती। सोचो क्या हालत थी वहां। तो कितना मुश्किल काम होता है ये सब, और ज्योग्राफी इतना चैलेंज। वहां से बहती है राप्ती नदी, राप्ती नदी में नेपाल से आता है पानी, जस्ट बिकॉज पास में नेपाल का बॉर्डर है, और वो पहाड़ी नदियां भरने से पानी लाके भर देती हैं, वो पानी फैल जाता है शहर में। अब आप सोचिए कितना चैलेंज है आपके लिए। डेवलपमेंट वर्क ऐसा नहीं कि आपने ऐसे रबर बिठा दिया और वो चीज हो गई, इतना चैलेंज है वहां पे। और ये जब मौतें होती थी ना, तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपते थे। भारत की इमेज खराब होती थी, प्रधानमंत्री का फोन मुख्यमंत्री के पास आता था कि इंडिया की ये इमेज कर रहे हो। जब वो विदेश जाते थे उनसे पूछा जाता था आपके यहां इतने बच्चे मर गए, आपने क्या किया, शर्म से सर नीचे हमारा हो जाता था। और फिर जब मुख्यमंत्री जब
आपकी लाइन लगाएगा ना कायदे से, तो फोन पे वो सारी सांस्कृतिक और सारी भाषाओं का वो प्रयोग करेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। भाई मौतें हुई, अमेरिका में छप गई वो खबर, 525 बच्चे मर गए, मजाक बात है। पूरी दुनिया के अखबारों ने उसको कवर किया। जो भारत के दुश्मन को ये मौका मिल गया कि भारत देखो डेवलपमेंट की बातें कर रहा है, यूनाइटेड नेशन में जाके जब आप हमें देना पड़ा। आपको जो इससे पहले की क्लास पढ़ाई थी ना कि इंडिया वर्ल्ड के साथ कैसे कनेक्टेड है, आप क्या सोच रहे हैं ये कोई बहुत आसान काम है आपके लिए? आपको अपने व्यक्तित्व को इसी तरह से निखारना पड़ेगा कि इंटरनेशनल चैलेंजेस को आपको डील करना है। आपको कुछ समझ में आ रहा है आप कहां तक जा सकते हैं उसमें? इसीलिए अपने आप को तैयार करिए उसी हिसाब से। जिस दिन आप अलर्ट नहीं है, आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। ये एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रयास है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जनरेट हो, इसीलिए कल से मैं ये भी प्रयास कर रहा हूं। जुड़े रहिए।